खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म और मूली के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जिन्हा 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। मिर्चा के एक उन्नत किस्म ग्रीन वंडर के जानकारी देवथन। ये किस्म के मिर्चा भर गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होथे। ये किस्म के मिर्चा भर जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी ह उपयुक्त होथे। पानी के उचित निकासी और सिंचाई व्यवस्था के संगे संग खेती करे ले ये मिर्चा के उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होथे। ये मिर्चा के फल ह हरा रंग के और मोटा लंबा चिकना सतह के होथे। ये मिर्चा ह कम तीखा रहथे और एकर उपयोग अचार, पकौड़ा आदि में ज्यादा होथे। लगभग 2 महीना में तैयार ए मिर्चा ह बने उत्पादन देथे और मुनाफा बनाथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ग्रीन वंडर किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओकर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसा ही रायपुर जिला के किसान दिनेश भाई ह अपन 1 एकड़ के खेत में मूली भाजी के खेती करत हावय और बने मुनाफा प्राप्त करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि मूली के खेती करे में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 80 ले 90 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, खरीफ के मौसम में फसलों की देखभाल कैसे की जाए, साथ ही खरीफ के मौसम में शासन द्वारा किसान भाइयों को जो सुविधाएं दी जाती है, इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं संयुक्त संचालक कृषि श्री M.K. चंद्राकर। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही हमारे बीच हैं कृषि महाविद्यालय जांजगीर के सह प्राध्यापक डॉक्टर आर्यू खान। डॉक्टर साहब, आपका भी स्टूडियो में बहुत स्वागत है। और साथियों, इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, अभी 82 का मौसम है, तो रोपाई किस तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, उसकी क्या सही विधि है? धान की खेती में सीधी बुआई भी कर सकते हैं, जिसमें लगभग 25 दिन के बाद बियासी करना पड़ेगा। जी जी। साथ ही रोपा पद्धति से भी खेती कर सकते हैं। जी जी जी। जिसके लिए हम सामान्य तौर पे बोलते हैं कि 1/5 आयु का रोपा हो जाएगा, तब थरा लगाना चाहिए हमको। जी जी। जो अभी एक नई विधि आई है जिससे कि उत्पादन बढ़ाना, हमको उसको बोलते हैं सीरी मेथड। अच्छा अच्छा। सीरी SRI से सीरी बना है। ये श्री विधि क्या है, हमारे किसान भाइयों को विस्तार से समझाइएगा। जी, सीरी विधि मुख्य रूप से इसमें पौधे लगाने से लेके जल प्रबंधन, निंदा नियंत्रण जी जी। और पोषक तत्व प्रबंधन, तीनों विषय इसमें, चारों विषय शामिल किए गए हैं। जी हाँ जी। लगाने के लिए हमको चाहिए कि सीरी मेथड के लिए बीज की सबसे पहले तो रोपनी बहुत अच्छी हो हमारी। जी। 3 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा। जो रोपा लगाने के लिए जी। उसको हमको 20 बाई 1.5 मीटर की 15 पट्टी का अगर बना लें हम, तो वो बीज उसमें 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अर्थात 1 डेसिमल एरिया। जी जी। 1 डेसिमल में 1 एकड़ का रोपा तैयार हो जाएगा। जी हाँ जी। और उसमें 3 किलोग्राम बीज। बीज हमारा महंगा भी है और शासन को बीज व्यवस्था करने में कई प्रयत्न करना पड़ते हैं, तो बीज की दर एकदम कम होने से जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है जी जी हमारे छत्तीसगढ़ की धान की खेती में आएगा। जी जी। दूसरा जो है, इसकी आयु को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि 14 से 15 दिन से ज्यादा थरा की आयु नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अच्छा। उसके लिए चाहिए कि हमारा नर्सरी प्रबंधन बहुत अच्छा हो। जी जी। जैसे कहते हैं ना कि 15 दिन का पौधा ऐसा लगे कि ये 25 दिन का है, इतना स्वस्थ और अच्छा। बड़ा दिखाई दे, तो उसके लिए नर्सरी अच्छी डलना चाहिए। जी जी। खेत में लगाने के लिए जो मुख्य 3 बातें हैं लगाते समय, कि एक पौधा प्रति स्थान पे लगना चाहिए। जी। आयु हो गई। फिर दूसरी बात हो गई, एक पौधा प्रति स्थान लगना चाहिए। जी। और तीसरा जो लगाने का समय से विशेष ध्यान रखना हमको कि 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर लगाने से दोनों तरफ उसमें यंत्र द्वारा खरपतवार नियंत्रण हम करेंगे, जिससे कि और फायदे होंगे। ये 3 बातें हुई। चौथी बात जो है, जी, मशीन द्वारा, जो जिसको कोनोवीडर बोलते हैं, यंत्र द्वारा जी जी। निदाई डॉक्टर साहब, करना। माफ कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अशोक भंडारी बोल रहा हूँ मैम, जयबाग से। हाँ अशोक जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी धान की बीज लेना चाहिए जो अच्छा रहे? यदि आपको 110 से लेके 140 दिन तक की किस्में हमारे मैंने अवधि में पकने वाले किस्में है, जी जी। आपके पास नमी या पानी कब तक उपलब्ध रहता है उसके हिसाब से आपको चयन करना चाहिए। यदि 110 दिन की किस्में अगर 110 से 115 दिन की लेना है तो MTU 1010 भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पूर्णिमा भी है जो 110 दिन में। इससे ज्यादा लंबी अवधि की चाहिए तो चंद्रहासिनी है हमारे यहाँ से, जो विकसित की गई है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। और उससे अधिक अवधि में यानी लगभग 130-135 दिन में जाना है तो महामाया है जो पुरानी किस्म है। उसके साथ ही साथ बमलेश्वरी जो है हमारे यहाँ किस्म विकसित की गई, जो अच्छी किस्में है, जो गंगई और अन्य कीटों के लिए भी प्रतिरोधी क्षमता लेती है। जी जी। 135 दिन में भी और 2 कैटेगरी है कि आपको सुगंधित धान में लेना है तो बासमती भी है। अच्छा। और इंदिरा सुगंधित धान एक है, कस्तूरी है। ये किस्में जो है, अगर यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो आपको संकर धान की तरफ जाना है तो संकर, निजी कंपनियों के भी कई संकर धान जो है उपलब्ध होते हैं। आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके उससे चर्चा करके ले लें। जहां तक सवाल शासकीय संस्थानों का संकर धान है तो इंदिरा सोना 1 के नाम से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, उस किस्म का भी चयन कर सकते हैं जो 130 दिन के लगभग में पकता है। जी जी जी। चंद्राकर साहब, जैसे कि बात चल रही है अच्छे बीज की, तो माफ कीजिएगा, एक हमारे साथी का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंद्रप्रकाश साहू बोला था, कुशमीर है। अच्छा, चंद्रप्रकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट के कौन कौन सी योजना है के बारे में?
विस्तार से जानकारी चाहिए। अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताइएगा ना बीज प्राप्त करने। बीज के लिए बहुत सारी योजनाएं, मतलब कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों को बोने से लेकर के काटने तक और कोठी में रखने तक की पूरी व्यवस्था शासन ने दी है। हम बीज के बारे में कहें तो बीज भी अनुदान दरों पर आप लोगों को लगभग जिस दर पर आप बीज बेचते हैं उसी दर के आसपास आप लोगों को बीज उपलब्ध है। और ये सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दे रही सरकार। 1% ब्याज पर सहकारी समितियां जो है वो आपको सब कुछ जो कृषि से लगने वाली समस्त सामग्री और केस और काइंड सब कुछ देने के लिए तैयार है। सरकार की योजनाओं में आप चाहे वो मिट्टी का परीक्षण भी हो वो भी 2 रुपये में कराती है। और आपको कृषि सेवा केंद्र यदि आपको लगाना हो तो 10 लाख रुपए तक का छूट का प्रावधान सरकार करती है। और यदि आप अनाज पैदा हो जाए तो उसकी खरीद की व्यवस्था करती है और कोठी में रखने के लिए अनाज कोठी की भी व्यवस्था करती है। तो इस तरह से सरकार बोने से लेकर काटने तक और कोठी में रखने तक की पूरी व्यवस्था इस पर कर रही है। मैं आप लोगों को क्रम से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बीज पर आपको अनुदान मिलता है, चाहे कोई भी बीज हो। जो सहकारी समिति से आप जो बीज हाइब्रिड या जो भी बीज आप लोग प्राप्त करते हैं उस पर अनुदान का प्रावधान सरकार कर रही है जी। इसके साथ ही यदि आप खाद लेते हैं उन खाद पर भी सरकार की व्यवस्था प्रत्यक्ष और परोक्ष है। बाकी आपको मिट्टी परीक्षण के बाद आपको यदि जमीन पर चूना की आवश्यकता है, जिंक सल्फेट की आवश्यकता है, जिप्सम की आवश्यकता है, और तो ये सभी चीजें आपको छूट पर सरकार दे रही है। अच्छा। आपको लगने वाला कल्चर ये जो है जिसको कि अपन कम खर्चे पे लगने वाली एक ठोक जैविक खाद है, ये भी आज को सरकार आधी छूट पर उपलब्ध करा रही है जी। तो शासन आपको पूरी तरह किसान के बोने से लेकर काटने तक पूरी व्यवस्था सरकार इस पर रख रही है। और मैं बाद में अभी तो कह रहा हूं बोने के समय बोने के जितने तरह के यंत्र हैं, चाहे आपका सीड ड्रिल हो, चाहे वो नांगर हो, कैजविल हो, सब पर आपको सरकार छूट का प्रावधान इस पर रखी है। और जिसके माध्यम से किसान बोनी का यंत्र बैल से चलने वाला हो तो भी और पावर से चलने वाला हो तो भी उस पर ले सकते हैं। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, अभी कतार बोनी का समय भी है। यदि मौसम जहां जहां अच्छा मिलता है वहां कतार बोनी करनी चाहिए। अच्छा। उसमें बीज कम लगता है और फसल का उत्पादन भी भरपूर आता है। फसल 10-15 दिन पहले कट कर तैयार हो जाता है ताकि रबी की फसल भी वो ले पाते हैं। अच्छा। इस तरह से शासन पूरे आपके साथ सहयोग पर है और विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसे कतार बोनी आपको करनी चाहिए। आपको बोने के लिए ये सब पूरी व्यवस्था सरकार इन योजनाओं में रखती है। एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अशोक चंद्राकर बोल रहा हूँ, मुस्करन से, रायपुर के पास मुस्करन। हाँ अशोक भाई, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं पूछना है चाहता हूँ चंद्राकर साहब से जी कि धान हम यदि बोता कर रहे हैं या लइहा कर रहे हैं या रोपा कर रहे हैं, इन तीनों विधियों में नींदानाशक कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग? अच्छा जी, नींदानाशक। हम नींदानाशक यदि हम बोना करते हैं तो हमको प्री इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। और यदि हम बोनी करते हैं तो बोनी करने वाले में हम उसके बाद जब हम रोपा करते हैं तो हमको पोस्ट इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। तो हम 2 तरह के नींदानाशकों का उपयोग करते हैं, एक तो प्री इमरजेंसी है और दूसरा पोस्ट इमरजेंसी है। तो जैसे हमारी खेत की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम पौधों नींदानाशकों का उपयोग हम करते हैं। बाजार में नाना भांति के नींदानाशक हमको उपलब्ध हैं जो हम 2 नाम से जानते हैं, एक प्री और पोस्ट इमरजेंसी। हमको जैसे फील्ड की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम उस पर नींदानाशकों का उपयोग करना चाहिए। जी उसका कुछ रासायनिक नाम बताएंगे सर? जी, रासायनिक नाम पे हमारे पास है 2,4-D है, हमारे पास बूटाक्लोर है, ये सब प्री इमरजेंसी बहुत सारे हमारे पास हैं। और हमारे पास इसका एक नाम भूल रहा हूँ, जी मैं क्या नाम डॉक्टर साहब, आप जरा बताएं इसको, ये नाम मैं भूल रहा हूँ। दार्जिल 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नींदानाशक में विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने बहुत सावधानी भी रखना है और मात्रा का ये नहीं कि ज्यादा बढ़ा दिया तो जल्दी नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमको कीड़ा और एक जंतु वर्ग का है। जी जी। और नींदा जो है हमारा पौधा है। अच्छा अच्छा। पौधे को फसल के साथ, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग के हैं, पौधे हैं दोनों, जी जी जी। तो बहुत सावधानी रखना चाहिए, उसका स्प्रे अलग रखना चाहिए। और जहां तक पोस्ट इमरजेंसी के लिए है, फिनॉक्सीप्रॉप जो है 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर 14 से 20 दिन की आयु में जो है उसका उपयोग करना चाहिए। जी। साइलोहेलोफॉप 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा अच्छा। ये इसका भी प्रति हेक्टेयर मतलब 400 से 500 लीटर पानी जी, में जी, घोल बनाना है आपको, जी। ताकि ये हो जाए। ये सब
पोस्ट इमरजेंसी, यहाँ मैं एक चीज और किसान भाइयों को स्पष्ट कर दूं जी कि प्री इमरजेंसी और पोस्ट इमरजेंसी मतलब फसल का उगना नहीं है, अच्छा खरपतवार का उगना है। जी जी प्री इमरजेंसी का मतलब खरपतवार के उगने से पहले जी हाँ। और पोस्ट इमरजेंसी का मतलब खरपतवार के उगने के बाद। यस जी, जी जी, जी। जी। अक्सर वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको फसल से जोड़ते जी, हैं, जी, जी। ऐसा नहीं है, ये खरपतवार से संबंध है इसका, जी, जी। कि पोस्ट इमरजेंसी और प्री जी इमरजेंसी ये दो रह सकते हैं। जी। एक यदि आपकी जोड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों वीड हैं आपके, जी हाँ जी तो 20 बेरी बाग, अच्छा ये 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जी 20 से 22 दिन के बीच आप इसका स्प्रे कर जी, सकते जी। हैं। तो पत्ती का आकार यानी प्रकार जोड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, जी 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 दोनों के खरपतवार नाशक अलग अलग होते हैं। जी। जैसे धान के लिए जो मैंने बताया 20 बेरी बैग जो है, जी। ये दोनों जोड़ी पत्ती को भी मारता है और सकरी पत्ती को जी, भी जी, मारता है। जी। इसका स्प्रे कर सकते हैं 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर। जी। ये 20 लगभग 2 सप्ताह की फसल आयु जी डॉक्टर साहब, आपने नेदानाशक के विषय में तो बहुत विस्तार से बताया। खाद की मात्रा भी बहुत निर्भर करती है पौधों की ग्रोथ के लिए। माफ कीजिएगा, पहले हमारे एक साथी का फोन देख लें। हेलो। हाँ जी, मैं अशोक चंद्राकर ही पूरा प्रश्न पूछना चाह रहा था। हाँ जी पूछिए। ये धान में सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और पड़ती है तो आपको कौन सा सूक्ष्म तत्व इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में और कब? जी चंद्राकर जी, पौधों को चाहे धान हो या सोयाबीन हो, 16 तत्वों की आवश्यकता सभी को पड़ती है, जी जिसमें मुख्यतः जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जी। या जिसकी अधिक मात्रा लगती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है, जी। उसमें जिंक, जी। कॉपर, सल्फर, जी, जी। ये इनकी विशेष रूप से है। और उसके बाद जो मोलिब्डेनम है, ये और बोरान है, जी जी हर फसल को आवश्यकता पड़ती है। इसका बेस्ट जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी का परीक्षण करवाइए, जी, जी। और उसकी रिपोर्ट के आधार पे और कौन सी फसल ले रहे हैं उसके आधार पे आपको जी, जी। पोषक तत्व का उपयोग करना है। वैसे ही ये नहीं कि साहब ये पोषक तत्व डाल दें हम तो उत्पादन बढ़ जाएगा। जी। आपकी मिट्टी में कम है कि नहीं है, पहले तो ये देखा जाए। जी हाँ, जी हाँ। फिर आप जो फसल लगा रहे हैं उसकी आवश्यकता कितनी है। जी जी अगर आप धान लगाएंगे तो नत्रजन ज्यादा डालना पड़ेगा, जी हाँ। सोयाबीन लगा रहे हैं या अरहर लगा रहे हैं तो नत्रजन की मात्रा 1/3 से भी कम जी हो हाँ, जाएगी। कम हो जाएगी। तो अगर मिट्टी में कम भी है तो हमको और कम करना चाहिए। जी, तो जी। पहला तो ये कि मिट्टी परीक्षण करवाना है, जी सभी तत्वों के लिए करवाएंगे तो अच्छी बात है, जी जी क्योंकि उसमें जिंक, सल्फर, कॉपर, इसकी भी खेती मिलेगी। जी। तभी तो आप अगर मिट्टी में कमी है तब डालना है, तब डालना है। पूरक जी, मात्रा। जी, जी। ये इसका ध्यान रखिएगा। जी चंद्राकर साहब, खेती के समय में सरकार की तरफ से कृषि यंत्र वितरण का भी कोई स्कीम है? हमारे किसान भाइयों को किस तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकते हैं? जी, अभी किसान भाइयों को हम सभी कृषि यंत्र, मैंने जैसे कि बताया, जी हम उस पर चाहे वो बैल से चलने वाला हो मतलब, और या फिर चाहे वो पावर से चलने वाला जी, हो, जी, हाँ। सभी यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान है। जी हाँ और अभी इस वर्ष तो कंबाइन हार्वेस्टर में भी 50,000 रुपए का स्पेशल प्रावधान राज्य सरकार जी, ने किया जी, है जी। अभी जो बजट के माध्यम से। और अभी जैसे हमारे किसान भाई लोग पूछ रहे थे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी जो पूछ रहे थे, जी। यदि जिंक सल्फेट, जिप्सम ये सब चाहते हैं तो ये 50% छूट पर सरकार इसको उपलब्ध करा रही है। जी हाँ जी हाँ। एक जी और दूसरा, इस पर लगने वाले जो और जितने भी हम चूना, ये भी हम सब छूट पर इसको सरकार ने इसको प्रावधान पे जी। रखा है। तो अपने संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्राम सेवकों से संपर्क, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। जी। और कृषि यंत्रों पर भी इसी तरह जो भी यंत्र वो चाहते हैं, जी। अभी सरकार ने सभी यंत्रों को लगभग इस पर अनुदान के प्रावधान पे रखा है, चाहे वो सिंचाई का भी हो, जी, जी। चाहे वो स्प्रेयर हो, चाहे उस पर जो भी लगने वाले यंत्र हैं, सभी को अनुदान के प्रावधान की कैटेगरी में जी भी रखा जी हुआ है। चंद्राकर साहब, किसान समृद्धि योजना भी एक शासन ने चला रखी है। इस योजना में किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिलता है? इस पर ये किसान समृद्धि के माध्यम से हम किसानों को नलकूप देते हैं। अच्छा ये नलकूप में हम उसके बोर करने का, जी। उसको पंप लगाने का, जी। उसके बिजली का, जी। ये प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया, जिसमें एक किसान जो है वो अपना बोर भी करवा ले जी, जी। और पंप भी लगवा ले और वो बिजली भी उस पर ले ले। इस तरह से पूरा ये कुल मिला के एक ट्यूबवेल जो है स्थापित कराते हैं। जी, जी। तो इस योजना के अंतर्गत उसको लिया गया जी। है। अभी सरकार ने चूंकि जल संवर्धन के नाम से ये कहते हैं कि जहां जहां पानी जो है वो वेस्ट न जाए, जी। तो इसलिए उसको भी इस योजना के साथ जोड़ रखे हैं। जी 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 डॉक्टर खान, बीज और खाद के अलावा जल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है फसल लेने में। तो इस समय जल प्रबंधन कैसा हो खेतों में? जहां तक सवाल ऊपरी भूमि वाली फसलें हैं, जी। वहां
पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल निकास करना है हमको। जी जल हाँ, प्रबंधन से सिंचाई देना भी है और जल निकास करना भी है। जी जी तो ऊपरी फसलों के लिए पानी का जमाव ना हो। जहां तक धान के लिए भी आवश्यक है, जी धान के में खड़ा पानी की आवश्यकता नहीं होती पौधे अच्छा। को, मिट्टी गीली रहना चाहिए। जी जो हम खड़ा पानी रखते हैं 6 इंच या 8 इंच, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती पानी का कालम उसका जो है हाइट बढ़ाते जाते हैं, जी जी उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि चूंकि वर्षा आश्रित खेती कर रहे हैं इसलिए जो है जी। पानी की कमी ना हो। जी हाँ। अन्यथा खेत में भरा पानी धान को भी बहुत ज्यादा फायदा अच्छा अच्छा नहीं करता है, सिर्फ मिट्टी गीली रहना जी चाहिए। हाँ, जी। इतना पानी हम हमेशा अच्छा रखें। जी और जी ऊपरी भूमि में निकास बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि निकास नहीं होगा तो उत्पादन पानी की अधिकता अधिकता नुकसान करता है। नुकसान कर रहा जी, है। जी। और ये जैसे सीरी मेथड की भी बात मैं कर रहा था, जी, जी। उसमें भी जल प्रबंधन धान के लिए भी खड़ा पानी की जरूरत ही नहीं है कि जी, पानी जी। भर के रखा जाए। जी, जी। गीला किया निकाल दिया। जी जी और दूसरा जो उर्वरक के लिए भी है, हमको चाहिए कि अब ये लीफ कलर चार्ट एक ये नए पट्टी का मिलने लगी है, जी, हाँ, हमारे जी। कृषि विभाग ने कई जी। जगह वितरण किया है। जी जी उसकी पत्ती के कलर के हिसाब से नत्रजन की मात्रा हमको देना है। अच्छा, सीरी अच्छा। मेथड में भी और वैसे भी अगर हम करते हैं तो उसमें जी, जी। नुकसान नहीं होना है। जी जी तो वो लीफ कलर चार्ट जो है संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास होगा। जी, जी। न भी होता हो तो आप अपने एक अनुभव से देख के कि पत्ती का कलर क्या कह रहा है हमारा, जी हाँ, कि जी हाँ। यूरिया मांग रहा है या न जी, मांग रहा जी। है। आवश्यकता अनुसार उर्वरक डालना, यही उसकी खासियत है। जी जी तो ये 3-4 बातें जो सीरी मेथड के लिए नहीं तो है ही, जी अन्य विधि से भी अगर लगा रहे हैं और ये सब चीज हम देखेंगे तो उससे फायदा होगा। जी जी चंद्राकर साहब, शासन की शाकंभरी योजना और हरित क्रांति विस्तार योजना भी किसानों के हित में तैयार की गई है। इन योजनाओं के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी, शाकंभरी योजना ये योजना मैडम जिसमें कि किसान जो है वो एक कुआं जी और पंप, जी। इन योजनाओं को हमने शाकंभरी में लिया है। जी छोटे किसान जो लोग ट्यूबवेल वगैरह नहीं बनवा पाते हैं, जी। तो ऐसे किसानों के लिए कुआं की योजना है। जी। जहाँ पर यदि जल उपलब्ध है तो वहाँ पर कुआं बना ले। उन किसानों को 50% छूट का प्रावधान है। जी जी और उस पर लगने वाला पंप यदि जो बड़े किसान हैं उनके लिए तो एक योजना में जोड़ के रखा है 50% तक। जी। बाकी छोटे किसान उसको 75% तक का अनुदान का प्रावधान है, जिससे कि हम उसमें उन कुओं में पंप लगाकर जी। उसका उपयोग कर सकते हैं। जी जी ये तो हो गया कुआं पंप जी। में। और यदि उसके पास बाजू में यदि नदी नाला जहाँ पर है संभावित है वहां से पानी निकल सकता जी। है तो उसको भी हम शाकंभरी योजना में जोड़ते हैं। जी। और छोटे किसानों को उस पर भी 75% छूट पर जी, जी। अनुदान पर उनको पंप उपलब्ध कराया जी जा जी सकता जी है। जी एक तो ये, और आपने दूसरा एक पूछा जी। कि एक डॉक्टर जो साहब, पहले हमारे एक साथी का फोन देख लें। हेलो, तो हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई आप और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा, पूछिए, आपको क्या पूछना है? आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार दोहराइए। हमारा संपर्क कट गया है। मैं आपसे आप बता रहे थे योजनाओं के बारे में, शाकंभरी योजना और हरित क्रांति विस्तार योजना के विषय जी, में। हरित क्रांति विस्तार योजना में बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं हम। जी। इस पर कि जैसे जैसे जहाँ जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हरित क्रांति विस्तार योजना में जी। कार्य योजना अभी ली जा रही है। जी। यदि उछन भूमि है तो वहाँ उस तरह के प्रदर्शन रख रहे हैं, जहाँ निजन भूमि है तो वहाँ उस तरह के प्रदर्शन रख रहे जी, हैं। जी। तो इन प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को ये मतलब प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो कैसे ले सकते हैं। जी जी और इस हरित क्रांति विस्तार योजना में जल संवर्धन को भी जगह दिया गया है। जी। जहाँ जहाँ छोटे छोटे नदी नाले हैं उस पर हम चेक डैम बनवा रहे हैं। जी। उस पर भी उस पानी को ताकि लिफ्ट करके किसान उसका उपयोग कर सके। जी, जी। जहाँ पर संभावित जगह है वहाँ पर छोटे छोटे तालाब का भी निर्माण करें। तो इस हरित क्रांति विस्तार योजना से किसानों को उसके लिए सिंचाई की भी व्यवस्था की जा रही है। जी और उसके लिए जो प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को प्रदर्शन देकर के उनको एक ट्रेनिंग का स्वरूप देकर के मतलब उसको एक प्रशिक्षित करके उसको जी, जी। कृषि का कार्य उससे किया जा जी रहा है। जी चंद्राकर साहब, RADP योजना के अंतर्गत भी डबरी निर्माण पर क्या किसानों को अनुदान मिलता है? हाँ, RADP की भी एक योजना जी। है, उसके माध्यम से भी हम डबरी निर्माण का कार्य उसके माध्यम से कर रहे जी। हैं। सामूहिक हो तो एक छोटे तालाब का भी निर्माण उससे कर रहे हैं। जी। शासन की विभिन्न योजनाएं हैं कृषि विभाग की, जिससे वो पानी संचय करे जी। और किसान उसका उपयोग अपनी कृषि में कर सके। जी जी डॉक्टर खान, आप अभी 82 रोपाई के समय में हमारे किसान भाइयों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे? मुख्य रूप से चूंकि आयु जो रोपे की आयु है उस जी। पर विशेष ध्यान रखना है हमको जी जी कि उसकी जो लगभग
यानी सामान्यतः जो हम किस्में लगा रहे हैं उसमें 22-23 दिन से ज्यादा नहीं होना जी, चाहिए जी। सामान्य रूप से। जी हाँ दूसरा उर्वरक, जी रोपाई के समय तीनों पोषक तत्व जो मुख्य पोषक तत्व जी, हैं, जी। नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की अनुशंसित मात्रा का मचाई से पहले जरूर उपयोग करना चाहिए। जी। या ब्यासी के समय जो उसकी मात्रा जो अनुशंसित मात्रा जी हाँ। संतुलित उर्वरक जो है का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि नाइट्रोजन बढ़ाने से पौधा अच्छा दिख रहा है तो उसको ज्यादा डाल दें हम। जी, नहीं। जी, जी। तीनों की मात्रा जैसे सामान्य रूप से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, जी। 50 किलोग्राम स्फूर जी। और 30 किलोग्राम पोटाश सामान्य रूप से अच्छा एक संतुलित उर्वरक की मात्रा है, इसको हमको देना चाहिए। और 1/3 नाइट्रोजन जी, अर्थात जी। लगभग 80 का 1/3 25-30 किलोग्राम के जी, जी, जी। लगभग रोपाई से पहले, अच्छा यानी मचाई के समय, मचाई से पूर्व, आखिरी मचाई जी। से पूर्व जी, जी। उसमें डालना चाहिए, ताकि उसको पौधे को लगते ही जैसे हम पौधा लगाएंगे, रोपण जी। करेंगे, तत्काल उसको जो है पोषक तत्व मिले ताकि उसकी जड़ का विकास अच्छा हो। जी जी तो ये पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा का उपयोग जी करें। जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। मैं योगेश कुमार जांगरे बोला था, खेवा बेमेतरा। हाँ योगेश भाई, बोलिए, क्या पूछना है आपको? जी दीदी, हम लोग हाइब्रिड किस्म के धान लगाना है जिसे, हाँ तो कौन पद्धति से लगाते हैं और उनका शासन से तो मतलब लाभ मिला था? अच्छा हाइब्रिड धान लगाने के लिए आपको सबसे पहला काम है कि आपको बीज विशेष रूप से शुद्ध होना चाहिए। बीज में खराबी होगी तो उत्पादन कम होगा। तो आप जहां से भी बीज लें, चाहे शासन की संस्था, शासकीय संस्था से ले या निजी संस्थान से ले, विश्वसनीय स्थान से बीज लेना है, जी क्योंकि उसका बाद में हमारा बीज काम नहीं आएगा। जी जी तो ये भी ध्यान रखना है। उसको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, जी। वो और 4 में भी हो जाएगा, लेकिन जी, हम जी। एक सावधानी के लिए जी, 5 किलोग्राम बीज अगर ले रहे हैं तो पर्याप्त है। जी। इसको नर्सरी रोपाई से ही होगा और पानी सुनिश्चित होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अभी मैंने जैसे बताया 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर 50 किलोग्राम और जी। पोटाश 30 किलोग्राम, ये सामान्य किस्मों के लिए। जी जी संकर धान के लिए आपको लगभग 1.5 गुनी मात्रा डालना है। अच्छा, अच्छा। जो मात्रा है इससे 1.5 गुनी, सामान्य किस्मों से 1.5 गुनी मात्रा जी, डालना जी, है। जी। और रोपे की आयु भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 दिन के आसपास रोपा लगाना चाहिए। जी, जी। और कतार से कतार दूरी जो है 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर जी जी। आवश्यक है।